Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss hybridization along with the overlap of atomic orbitals. Atomic orbitals जिनमें s atomic orbital भी आता है, hybridization से हम बात शुरू कर लेते हैं और hybridization को आगे लेकर जाने से पहले मैं orbitals के हवाले से बात कर रहा था कि ऑर्बिटल्स हो सकते हैं s और ऑर्बिटल हो सकते हैं p, फॉर एग्जांपल px, py, pz, और ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं ताकि वो बॉन्ड बनाएं। ऑर्बिटल्स आपस में किन किन हालात में मिलते हैं इसके हवाले से हमने बात करनी है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन और ऑर्बिटल ओवरलैप को मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आपने याद रखना है कि अगर कभी ऐसे हो जाए कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं तो उनसे 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे और इन चारों को नाम दिया जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी और इनकी शेप भी सेम होगी। कौन कौन से s और p आपस में मिल सकते हैं इस बारे में याद रखना है कि s और p belonging to same shell के ही s और p यूजुअली आपस में मिला करते हैं। मसलन 2s 2p से मिल सकता है, 3s 3p से मिल सकता है, 4s 4p से मिल सकता है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से अगर 1s और 2p आपस में मिल जाएंगे, 1s और 2p आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ से बन जाएंगे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उनकी भी एनर्जी सेम होगी, उनकी भी शेप सेम होगी और आखिर में अगर 1s और 1p आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ से बनने वाले हैं 2 sp ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, जिनकी शेप सेम है। एक बात और याद रख लेनी है कि अगर आपको किसी कंपाउंड को कोई कंपाउंड दिया गया है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन किसी एटम की पूछी गई है, काफ़ी मेजर पोर्शन क्वेश्चंस का इस तरह पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर आपने फार्मूला लगाना है कि सेंट्रल एटम जिसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा रही है उसके लोन पेयर और उसके सिग्मा बॉन्ड, रिपीट कर रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड की नहीं बात करनी, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेने हैं। अगर जवाब 2 आ गया तो इसका मतलब है वहाँ पर 2 ऑर्बिटल मिलेंगे, यानी कि एक s और एक p ओवरलैप करेंगे। अगर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट किए आपने और वहाँ पर जवाब आ गया 3 तो वहाँ 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, यानी कि एक s और 2 p मिलेंगे। अगर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड आपने काउंट किए और काउंट करके जवाब 4 आ गया तो 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो s और p मिलते हैं दे बिलोंग टू द सेम शेल एंड सेम एटम एज वेल। एक ही एटम के ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, यानी कि s और p एक ही एटम के हैं। अच्छा, यहाँ पर फर्दर भी बताता चलूँ कि अगर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड मिलकर 4 से ज़्यादा जवाब आ जाए, लाइक 5 जवाब आ जाए, तो 5 ऑर्बिटल भी मिल सकते हैं लाइक dsp3 में। और अगर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को मिलाकर जवाब आ रहा है 6 तो फिर 6 ऑर्बिटल भी मिल सकते हैं लाइक d2sp3। हर एक हाइब्रिडाइजेशन से एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो शेप हमें देखने को मिलेगी वो लीनियर हो सकती है। अगर sp2 आ रही है तो ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो आपको मिलेगी ट्राइएंगुलर,
प्लेनर। अगर sp3 है तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल सकता है आपको। dsp3 में आपको मिलता है ट्राइगोनल बाईपाइरामिडल स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम वेस्पर थ्योरी में डिटेल से देख चुके हैं। और यहाँ पर मिलता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, अगर 6 ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हों। एक बात और याद रखनी है कि जैसे जैसे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp से sp2 से sp3 की तरफ जा रही है, वैसे वैसे एंगल्स भी चेंज हो रहे हैं। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एंगल 180 का होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 120 का होता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में स्टैंडर्ड हालात में एंगल 109.5 डिग्रीज का होता है। यानी कि जैसे जैसे s कैरेक्टर कम हो रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा है। बॉन्ड एंगल यानी कि वो जो उनके दरमियान में एंगल है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान वो कम हो रहा होता है। ये बात भी आपने याद रख ली। अच्छा, अब यहाँ से हम चल पड़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक एटम के आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, लेकिन अगर दो डिफरेंट एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिलें तो फिर क्या हालात बनते हैं। अच्छा, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के हवाले से बता रहा हूँ कि हमेशा आपने याद रखना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशंस ये हैं कि नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन ये है कि वैलेंस ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप। वैलेंस ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना चाहिए और ऐसे वैलेंस ऑर्बिटल्स विच आर हाफ फिल्ड उन्हें ओवरलैप करना चाहिए। अगर वैलेंस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो वो ओवरलैप नहीं करेगा, अगर वो एम्प्टी है तो वो ओवरलैप नहीं करेगा, अगर वो हाफ फिल्ड है तो वो ओवरलैप करेगा। ओवरलैप जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जाएगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ओवरलैप के ज़्यादा होने से। अगर ओवरलैप ना हुई तो फिर बॉन्ड भी नहीं बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं मुख्तलिफ़ किस्म के ओवरलैप डिस्कस कर लेता हूँ, जिनमें पहला ओवरलैप है एक तरफ से S आ जाए और दूसरी तरफ से S आ जाए, ओवरलैप कर ले। S और S के बारे में याद रखना है कि S इज़ नॉन डायरेक्शनल। S की कोई डायरेक्शन नहीं है और जो नॉन डायरेक्शनल होगा उससे जो ओवरलैप होगी उस ओवरलैप का नाम रख देंगे हम। उस ओवरलैप का नाम हमने रखना है कि दिस ओवरलैप, ये वाला जो एरिया है, इस ओवरलैप को मैं नाम दे रहा हूँ, ये है हेड ऑन ओवरलैप। और हेड ऑन ओवरलैप से बॉन्ड बनता है, हेड ऑन ओवरलैप से बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ से पहली जनरलाइजेशन मैंने बना ली कि S और S जो हैं ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है इन विच द प्रोबेबिलिटी, ये S है, एक मैं S ऐसे बना लेता हूँ, एक S ऐसे बना लेता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहाँ पर है ये देख लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का इम्कान सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई, इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। S और S सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं।
आगे चल पड़ेंगे और दो और ऑर्बिटल को ओवरलैप करवाते हैं। एक और ओवरलैप हो सकता है एस अगर पी से ओवरलैप कर ले, एस और पी का ओवरलैप। एस और पी का ओवरलैप भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैंने पहले कहा, एस नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड बनाएगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, वो हेड ऑन ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल पहले की तरह ये भी हेड ऑन ओवरलैप है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन पहले के तरीके से मैक्सिमम अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई है, एस और पी के दरमियान अगर आप ओवरलैप देखते हैं। अब आ जाते हैं एस और एस ने बना लिया सिग्मा बॉन्ड। मैं अपनी क्लासिफिकेशन यहाँ पूरी कर रहा हूँ। एस और एस ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है। इसी तरीके से एस और पी जो हैं वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, अब आ जाते हैं पी और पी अगर मिल रहे हों तो फिर क्या हो सकता है। अच्छा, पी जो है वो मैं बना रहा हूँ सबसे पहले पी एक्स, और पी एक्स इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है। एक पी एक्स ये रहा, एक पी एक्स ये रहा। फॉर एग्जाम्पल किसी एटम में एक तरफ से आया पी एक्स, दूसरी तरफ से आया पी एक्स, और उन्होंने ओवरलैप कर ली है। कौन सी ओवरलैप? हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। ये सारी बातें हमने पहले कर ली। ये भी हेड ऑन ओवरलैप है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई होगी। कब? जब तीसरी हेडिंग मैंने लगा दी यहाँ पर कि अगर P और P मिल रहे हों तो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि दो एटम्स के दरमियान पहला बॉन्ड सिग्मा बन गया। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, उन्होंने अभी तक पहला बॉन्ड बनाया है। मिसाल ले लेते हैं नाइट्रोजन की। ये है नाइट्रोजन और इसने नाइट्रोजन के साथ पहला बॉन्ड बना लिया। ऑलवेज रिमेंबर, दो एटम्स के दरमियान जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अब जो सेकंड बॉन्ड बनेगा वो हो जाएगा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पी एक्स से बन गया। अब आ गए अगले ऑर्बिटल, और उन ऑर्बिटल्स का नाम है पी वाई या फिर पी जेड। मैंने यहाँ पर पी वाई और पी वाई बना दिया। अब यहाँ पर जो ओवरलैप हो रही है वो ओवरलैप कहलाती है साइडवेज ओवरलैप। साइडवेज ओवरलैप हो गई यहाँ। इस ओवरलैप का नाम रख लेते हैं। इस ओवरलैप को नाम दिया जा रहा है साइडवेज ओवरलैप। ये आ गई साइडवेज ओवरलैप, और साइडवेज ओवरलैप से बन रहा है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो है। अबव एंड बिलो, ये देखें, ये है न्यूक्लियाई, ये रहा एक, ये रहा दो। इसके ऊपर इस एरिया में या इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस ज़्यादा हैं। इसे कहते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमें पता लग गया, पाई बॉन्ड हमें पता लग गया, और हमें ये भी पता लग गया कि दो एटम अगर पहला बॉन्ड बना रहे हैं तो वो सिग्मा, उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो पाई होगा। इस आइडिया को यहाँ पर लिख लेता हूँ। पी और पी ने बॉन्ड बनाया सिग्मा जब इट वाज द फर्स्ट बॉन्ड। अगर पहला बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा, अगर सेकेंड या थर्ड बॉन्ड बन रहा है तो आप कहेंगे कि P और P के दरमियान में पाई बॉन्ड बनेगा। एक बात याद रहे, ये कोई शर्त नहीं है कि सिर्फ PX ही सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, PY ने पाई बॉन्ड ही बनाना है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। देखना आपने ये है कि जब P मिल रहे थे तो क्या वो पहला बॉन्ड बना रहे थे? अगर वो पहला बॉन्ड बना रहे हैं तो सिग्मा होगा,
अगर वो दूसरा बॉन्ड बना रहे हैं तो वो पाई होगा, तीसरा बॉन्ड बना रहे हैं दो एटम्स के दरमियान तो वो पाई होगा। ये बात क्लियर करने के बाद इस सारी अरेंजमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अब दो तरह के बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये तो थे एटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉन्ड बना रहे हैं। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हों तो क्या वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे या पाई बॉन्ड बनाएंगे, इसकी भी समरी बना लेते हैं। याद रखना है कि कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, एनी हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पर अब कोई मैं स्पेसिफिकेशन नहीं कर रहा कि वो sp है या sp2 3 dsp3 d2 sp3, मैंने कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं की। मैंने सिर्फ कह दिया कि अगर कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो वो हमेशा दुनिया के किसी भी ऑर्बिटल से मिल जाए, वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी s से मिल जाए, px, py, pz, sp से मिल जाए, sp2 से मिल जाए, किसी और हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिल जाए, उसने हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाना है, उसने कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाना। सिग्मा और पाई बॉन्ड की मजबूती की बात की जाए तो इस तरह याद रखें, अगर s ओवरलैप से बॉन्ड बनेगा तो वो sp ओवरलैप से बनने वाले बॉन्ड के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप ज़्यादा अच्छी होती है। s और p का बॉन्ड p और p के सिग्मा बॉन्ड से मजबूत होता है, और p और p का सिग्मा बॉन्ड p और p के पाई बॉन्ड से मजबूत होता है। एज ए रूल ऑफ थंब ये बात याद रख लें कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है इट इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये बात भी आपके जहन में रहनी चाहिए। ये सारी बातें हमने बात कर ली। अब सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और कौन से ऑर्बिटल कौन सी टाइप की बॉन्डिंग करते हैं, इन सब को करने के बाद मैं कुछ बात पहले डायपोल मोमेंट की कर लेता हूँ और फिर कुछ रेलेवेंट एमसीक्यू भी देख लेंगे। एक टॉपिक है आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बारे में हमारा आइडिया क्लियर है कि एक होते हैं पोलर कंपाउंड, एक होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। एक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, दूसरे में कम होता है। इस आइडिया को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। याद रख लें कि अगर आपको आयोनिक कैरेक्टर निकालना है, आयोनिक कैरेक्टर निकालना पड़ जाए किसी कोवेलेंट बॉन्ड का, तो आप निकालेंगे कि उसकी डाइपोल कितनी है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आपको ऑब्जर्व कितनी हो रही है ओवर डाइपोल मोमेंट आयोनिक कितनी है मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, ये फार्मूला हमारे लिए इस तरह अहम नहीं है कि हमें यहाँ पर ऑब्जर्व्ड की वैल्यू दी हो और आयनिक की वैल्यू दी हो, इस तरह अहम नहीं है। ये फार्मूला हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे देता है, और वो इंफॉर्मेशन ये देता है कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर जो है ना किसी बॉन्ड का, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। अगर कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, याद रख लें कि अगर कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर जो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर होता है वो ग्रेटर देन 50% होता है। ग्रेटर देन 50% आता है उसका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। कब? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से आ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो यूजुअली परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर 50% से ज़्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से 1.7 तक हो जाए तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50 से कम होता है। और इस बॉन्ड की नेचर आपको पता है, ये बॉन्ड कैसा होता है, ये बॉन्ड होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 0 से 0.4 हो जाए तो यहाँ पर बॉन्ड हो जाता है नॉन पोलर
लेकिन इन दोनों हालात में ये जो मैंने आपके सामने लिखे, जो आयनिक कैरेक्टर है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, वो होता है लेस देन 50%, वो होता है लेस देन 50%। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड मैं म्यू लिख रहा हूँ वो वर्ड है डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट जो है इट इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ mass and charge. It is the product of charge and distance between the charge particle. Correct कर लें, it is the product of charge and the distance between the charge particle. ये जो वैल्यू है इसे नापा जाता है 2 यूनिट्स में। इसके यूनिट्स होते हैं मीटर कूलम्ब, या फिर इसके यूनिट होते हैं डिबाई। इसके यूनिट डिबाई हो सकते हैं या मीटर कूलम्ब हो सकते हैं। अच्छा, ये अगर 3.336 वैल्यू की बात की जाए तो 3.336 10⁻³ मीटर कूलम्ब जो है ये 1 डिबाई के बराबर होता है। डाइपोल मोमेंट हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है अबाउट द पोलैरिटी ऑफ ए कंपाउंड। डाइपोल मोमेंट 0 होता है फॉर, डाइपोल मोमेंट इज 0 फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स। अच्छा, ये 0 हो सकता है फॉर कंपाउंड्स हैविंग पोलर बॉन्ड्स but overall non-polar। दोनों बातों में फ़र्क है। नॉन पोलर कंपाउंड N2 एक नॉन पोलर कंपाउंड है, लेकिन CCl4 आपको याद होगा मैंने ऐसे कंपाउंड्स की मिसालें दी थी जिनके बॉन्ड पोलर होते हैं लेकिन वो ओवरऑल नॉन पोलर होते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस भी बताई थी, तो ऐसे कंपाउंड के लिए भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। कई दफ़ा देखा गया है कि जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, ट्रांस आइसोमर्स लाइक फ्यूमेरिक एसिड की बात कर लें तो उनका डाइपोल मोमेंट या तो 0 होता है या फिर लेसर होता है एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। ये इंफॉर्मेशन आपके जहन में रहनी चाहिए जब आप डाइपोल मोमेंट या आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोई कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड देख रहे हों। अब हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की, और उन क्वेश्चंस के हवाले से आप ये देख लें कि पहला क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि हमारे पास 4 एटम हैं और वो एटम मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में शो कर रहा हूँ। ये आ गया एक कंपाउंड और इस कंपाउंड का नाम है CO2। आगे चल पड़ते हैं, एक और कंपाउंड है, इसका नाम है H2O। आगे चल पड़ते हैं, हमारे पास कंपाउंड है NH3। इसके बाद हमारे पास कंपाउंड है BF3। 4 कंपाउंड आ गए और उनके अंदर मैंने ये देखें हाईलाइट कर दिया बोरॉन को, इधर से नाइट्रोजन को, इधर से ऑक्सीजन को, इधर से कार्बन को। सही जनाब। अब हमने आइडेंटिफाई कर देना है कि आउट ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट्स द sp हाइब्रिड 1 इज। हमने यहाँ पर 4 एटम्स को हाईलाइट कर दिया है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा sp हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, जब sp हाइब्रिडाइज्ड के हवाले से सवाल आ जाए ना तो ये याद रखना है कि उसको वो लीनियर के हिसाब से भी पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर, ऐसे भी पूछ सकता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन बॉन्ड एंगल 180 एट 180, ये भी पूछ सकता है। तो सिर्फ यही नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए, बल्कि उससे जो शेप बन रही है, कोई ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स, वो भी पूछी जा सकती है। हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं? मैंने कहा कि आप लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। आप स्टार्ट कर लें, अगर BF3 से इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, ये sp2 होगा। अमोनिया के पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, ये sp3 हो जाएगा। वाटर के पास 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, ये sp3 हो जाएगा। लेकिन कार्बन को देखें तो कार्बन के पास एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में दोनों बॉन्ड सिग्मा नहीं होते। बात हो गई है कि पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। तो यहाँ पर ये सिग्मा, सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कोई नहीं है। जवाब 2 आ रहा है। आप कहेंगे कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। आगे चलते हुए अब हम मज़ीद इस बात को आगे लेकर चलेंगे नेक्स्ट लेवल पर, और सवाल ये है कि Cl क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, हैज़ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू ओवरलैप। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड किस ओवरलैप से बन गया? क्या S और S ओवरलैप से, या S और PX ओवरलैप से, या PX और PX ओवरलैप से, या PZ और PZ ओवरलैप से? अच्छा, अब अभी तक हमने एक डाउट आपके जहन में मौजूद होगा, मैंने उसे यहाँ पर नलीफाई करने की कोशिश की, रेक्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन लोग फिर भी इसी गुमान में होते हैं कि शायद PX और PX मिलें तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, PY और PZ पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए ये एग्जांपल यहाँ रखी है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2, 3py2 और 3pz1। सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं हमारी कंडीशंस के मुताबिक, और उनमें से भी सिर्फ हाफ फील्ड वाले ओवरलैप कर सकते हैं, सारे ओवरलैप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जो ओवरलैप के लिए अवेलेबल है क्लोरीन में? इट इज़ ओनली 3pz, बाकी सब फील्ड हैं। तो यहाँ पर ओवरलैप फिर हुआ होगा PZ और PZ का, और उस ओवरलैप को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सिग्मा ओवरलैप। ठीक हो गई जी बात, सिग्मा ओवरलैप, और उससे जो बॉन्ड बनेगा उसे आप सिग्मा बॉन्ड कह देंगे। आगे की तरफ चलते हुए हम देख लेते हैं कि ये एक और सवाल आ गया। अब की बारी हमें वो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग molecule has maximum sigma bonds? इनमें से किस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड्स सबसे ज़्यादा हैं? अच्छा, सिग्मा बॉन्ड पूछे जा सकते हैं, पाई बॉन्ड पूछे जा सकते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड मिलाकर पूछे जा सकते हैं। किसी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑन दी सेंट्रल एटम मिलाकर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ मौजूद रहती हैं। ऑप्शंस बना रहा है इस जगह पर ये साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटीन, 4 ऑप्शन आ गए, और इन सारे ऑप्शंस में से हमने टिक करना है कि किसके पास सिग्मा बॉन्ड सबसे ज़्यादा हैं। डेफिनेटली हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है साइक्लोब्यूटीन तो उसमें पाई बॉन्ड है, और साइक्लोब्यूटेन उसमें सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। दोनों के अंदर 4-4 कार्बन हैं, एक में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, एक में सिग्मा और पाई बॉन्ड भी हैं। तो पाई बॉन्ड जो हैं जिसके अंदर हैं उसके अंदर लाजमी तौर पर सिग्मा बॉन्ड कुछ ना कुछ कम हुए होंगे।
इसी तरीके से ब्यूटेन और ब्यूटीन को देखते हैं तो ब्यूटेन सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, जबकि ब्यूटीन में पाई बॉन्ड हो सकता है। तो जिसमें पाई बॉन्ड आ जाएगा उसमें सिग्मा बॉन्ड कम हुआ होगा डेफिनेटली। तो फिर जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, यहाँ से एक जो है ना शॉर्टकट लगा रहे हैं कि अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में भी 4 कार्बन हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड में भी 4 कार्बन हैं, एक जैसे एक ही होमोलोगस सीरीज में आ रहे हैं, ये अल्कीन फैमिली का है, ये अल्केन फैमिली का है, तो आपने जो डबल बॉन्ड अगर आपको सिग्मा बॉन्ड पूछे गए हैं तो जिसमें पाई बॉन्ड आ गया उसमें सिग्मा बॉन्ड कम, आप उसे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि ये तो गलत हो गए। अब बचा साइक्लोब्यूटेन और ब्यूटेन, बना लेते हैं साइक्लोब्यूटेन और ब्यूटेन। ये आ गया साइक्लोब्यूटेन, काउंट करना है, इस तरह के सवालों में टाइम लग सकता है। ये आ गया साइक्लोब्यूटेन, बॉन्ड काउंट कर रहा हूं। साइक्लोब्यूटेन में कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड 2, अच्छा ये पूरा यहाँ पे कर लेते हैं, 4 6 8 कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड हैं 4, 2 4 6 8 कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड हैं 8, कार्बन कार्बन के दरमियान 9 10 11 12 हो गए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए किसके अंदर, साइक्लोब्यूटेन में। आप साइक्लोब्यूटेन में निकालेंगे ऑटोमेटिकली कम निकलेंगे, ब्यूटीन में भी कम निकलेंगे। चलें आगे चल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन में आ गया CH3 CH2 CH2 CH3, काउंट कर रहा हूं, नोट करें कैसे किया जा रहा है काम। कार्बन और हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड हैं, 3 सिग्मा हैं, 5 7 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए। फिर ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला 13 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो डेफिनेटली ब्यूटेन में 13 सिग्मा बॉन्ड हैं जो बाकी सबसे ज़्यादा हैं। इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड आ सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई भी आ सकते हैं और उसके साथ लोन पेयर भी आ सकते हैं। पेपर में आपको इस हवाले से और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। इसके साथ ही हमारा ये वाला हिस्सा जो है वो मुकम्मल होता है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पिछली बारी रह गई थी, वो बताकर आज की बात मुकम्मल करूँगा। वो ये कि बॉन्ड एनर्जी में एक एनोमलस बिहेवियर है कि कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है, और वो फ्लोरीन से ज़्यादा है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्कस की हुई है, ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने डिस्कस की हुई है जो प्रेप बुक है उसके अंदर, लेकिन वहाँ पर अगर किसी को आइडिया नहीं मिल रहा तो मैं बता दूं कि कार्बन का बॉन्ड जो है वो कार्बन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसके बॉन्ड जो है ना, इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उतना रिपेल नहीं करते, लेकिन जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं। एक बात आखिरी करके आज का लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। ये एनोमलस बिहेवियर है और इसकी वजह ये है कि कार्बन इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रखता, कार्बन का साइज़ छोटा है, नाइट्रोजन का साइज़ भी छोटा है, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ना होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन कायम व दायम रहते हैं, जबकि नाइट्रोजन का बॉन्ड वीक है। इसकी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं, वो ये कि नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p3 बन जाती है जो कि स्टेबल है, एक वजह हो गई। दूसरा ये कि नाइट्रोजन के एटम का साइज़ छोटा होने की वजह से इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होती है और ये भी वजह बनती है नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी के कम होने की। आइडिया हमने प्रेप बुक में तो लिख दिया था, डिस्कस होते हुए रह गया। इस तरह की मज़ीद छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत ही वेल प्लान्ड अंदाज में नज़र आती हैं आपको प्रेप बुक में, वहाँ से पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जो भी डाउट्स हैं उन्हें LMS ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछते रहें। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।